नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंडकाल की वापसी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रस्तावना। चंडकाल राक्षस जाति का आखिरी वंशज, वो पृथ्वी पर राक्षस राज की फिर से स्थापना करने निकला तो जा टकराया किर्गी से, देव जाति के धनंजय से और सुपर कमांडो ध्रुव से। इस भिड़ंत का एक ही नतीजा होना था, और वो था चंडकाल की शिकस्त। चंडकाल को देव जाति वालों ने समुद्र के तल में बसी स्वर्ण नगरी में कैद कर लिया। कुछ समय के लिए लगा कि चंडकाल नाम का खतरा खत्म हो गया, लेकिन खतरा तो मौके का इंतजार कर रहा था। चंडकाल खुद तो नहीं भाग पाया, लेकिन उसके मानस रूप को भागने से नहीं रोक पाए स्वर्ण नगरी वाले। चंडकाल के मानस रूप ने कब्जा कर लिया यक्षों के रक्षक और पवित्र ज्वाला के पहरेदार शक्तिशाली सामरी के शरीर पर। लेकिन 200 करोड़ साल की आयु वाले और असीमित मानसिक शक्तियों के स्वामी महामानव ने चंडकाल को सामरी का शरीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब चंडकाल ने महामानव के मस्तिष्क पर कब्जा करने की कोशिश की। उसको मानसिक ऊर्जा का एक तेज झटका लगा और चंडकाल का मानस रूप दुनिया के कोने कोने में बिखर गया। अब बचा था तो सिर्फ चंडकाल का शरीर, जिंदा, सांस लेता मगर बगैर दिमाग का शरीर। और स्वर्ण नगरी के देवों के लिए ये उत्सव की घड़ी थी। पूरी स्वर्ण नगरी चंडकाल के शरीर को देखने के लिए बेताब थी। स्वर्ण नगरी देव जाति की नगरी, अत्याधुनिक तकनीक का एक आश्चर्यजनक शहर, समुद्र के तल में स्थित, अदृश्य किरणों से ढका हुआ, मानव निगाहों से छिपा हुआ। मानव पर देव जाति को अधिक विश्वास नहीं है, लेकिन उनकी आज की ये खुशी एक मानव की ही देन है, सुपर कमांडो ध्रुव की। पूरी स्वर्ण नगरी राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल का शरीर देखने के लिए उमड़ी पड़ी रही है। ध्रुव इसके शरीर को 3 दिनों से प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है, फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। इसके शरीर को ऐसे खुले में रखना खतरनाक हो सकता है धनंजय। इसकी सांस अभी भी चल रही है, लेकिन इसके शरीर में हरकत नहीं है ध्रुव, क्योंकि तुमने महामानव के हाथों इसके मानस रूप को खत्म करा दिया है। इसका मानस रूप टुकड़े टुकड़े होकर पूरी दुनिया में बिखर गया है। इसका शरीर तो है, लेकिन दिमाग बेकार हो गया है, और बिना दिमाग के शरीर बेकार होता है। घबराओ मत, अब कभी भी नहीं हो सकती चंडकाल की वापसी। टोक्यो, जापान की राजधानी, वो धरती जिसने जूडो कराटो जैसी घातक कलाओं को जन्म दिया, और इन कलाओं को जानने वाले महारथी आज के युग में भी मौजूद हैं, जैसे ग्रेट नानाचाकू। अब जूडो कराटे और ताइक्वांडो जैसी कलाओं की वे ऊंचाइयों को छू चुके हैं जहां तक पहुंचने की कोई सोच भी नहीं सकता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आप एक ही बार में स्टील की मोटी चादर में भी छेद कर सकते हैं। क्या ये सच है? सच तो है, और मैं इसका प्रदर्शन करके भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ये घातक कलाएं सिर्फ आत्म सुरक्षा के लिए है। जो भी इस कला का दुरुपयोग अपने स्वार्थ या दूसरों की जान लेने के लिए करते हैं, वे महापापी हैं, और ऐसे लोगों का वही हाल होना चाहिए जो मैंने इस स्टील के चादर का किया है। कड़ाम। कमाल है, कमाल है, आंखों पर यकीन नहीं होता। यानी यानी इससे तो आदमी की जान बड़े आराम से ली जा सकती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसका भी प्रदर्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। टक, ये देखिए। एक झटके में गर्दन टूटकर हवा में उड़ गई। पकड़ो, वो भाग रहा है। लेकिन नानचाकू ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो आज तक किसी मक्खी तक की जान नहीं ली थी। आज वो सब उसने एक झटके में बराबर कर दिया। अब वो बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन नाना चाकू हवा हो चुका था। लेकिन नाना चाकू ने ऐसा क्यों किया, और वो भागकर जा कहाँ रहा है? ऐसे ही एक घटना चक्र फिलिस्तीन में भी चल रहा था। खुदा के फजल से हमको आज़ादी हासिल हो ही गई, और
इसमें हमारी गुरिल्ला फोर्स की चीफ अल किल का यानी तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। अपने देश की आज़ादी के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन तुमने अकेले दुश्मन के 391 सैनिकों को कैसे मौत के घाट उतार दिया? ऐसे तर 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 अल किल की क्लासनिक को राइफल बिना रुके शोले उगलती रही, और जब तक कोई उसको रोक पाता वो आसमान में थी। या खुदा, अलकिल जैसी नेक लड़की को यह अचानक क्या हो गया? और इसी दौरान अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत पर कुवैत के समुद्र तट के पास, ओ गॉड, तैराकी अभ्यास के दौरान बाकी सभी नौसैनिक तो पोत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन टोनी शार्कों के बीच में फंस गया है। हम गोले भी नहीं दाग सकते क्योंकि वे टोनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम क्या? डाइबिल, तुम क्या कर रहे हो? घबराइए मत सर, टोनी को कुछ नहीं होगा। डाइबिल अमेरिकी नौसेना का सबसे जाबाज गोताखोर, दूसरों के लिए अपनी जान बाजी पर लगा देने वाला शख्स, ऐसी स्थिति में भी जब उसके पास सिर्फ एक हार्पून हो और एक चाकू हो और शार्कों की तादाद बेशुमार हो। पहला हार्पून अपना निशाना पा गया, या ठक, और अगले ही पल अरे अरे, डाइबिल ने टोनी को शार्कों के बीच में फेंक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डाइबिल ऐसा नहीं कर सकता, तुमको भ्रम हुआ है। लेकिन ऐसा ही था। एक शार्क टोनी को अपना आहार बना चुकी थी और दूसरी शार्क डाइबिल की तरफ लपक रही थी। अगले ही पल शार्क का जबड़ा दो मजबूत हाथों के शिकंजे में था, खड़ंच, और उसका शरीर चीरता जा रहा था। शार्कें डाइबिल को भूलकर अपने ही साथी पर झपट पड़ी, कर्र, और डाइबिल वापस योतपोत की तरफ मुड़ चला। डाइबिल, तुमने ये क्या किया? टोनी को शार्कों के बीच में फेंक दिया, आखिर क्यों? डाइबिल का मुंह खुला और नुकीले दांतों के पीछे से एक अट्ठास गूंज उठा। ना जाने कैसे पूरे वातावरण की हवा विषैली होती चली गई और पूरे योतपोत पर तैनात सभी सैनिक एवं कर्मचारी बेहोशी की आगोश में समा गए। कुछ देर बाद जब योतपोत भारत के तट की तरफ बढ़ा तो सभी कर्मचारी और सैनिकों के बेहोश शरीर समुद्र में तैर रहे थे, सिवाय डाइबिल के। स्वर्ण नगरी में 2 दिनों बाद आज हमने राक्षस जाति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है ध्रुव, और ये सिर्फ तुम्हारे ही कारण संभव हो सका है। इसलिए तो हमने इस शुभ अवसर पर इनको ही अपना मुख्य अतिथि बनाया था। ये आप लोगों का बड़प्पन था। आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, अब मुझे जाने की इजाज़त भी दीजिए। विदा ध्रुव, उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। जल्दी का मौका कम ही है धनंजय, राजनगर में काफ़ी काम जमा हो गया होगा। ध्रुव राजनगर तट के एक सुनसान इलाके में निकला और निकलते ही ठिठक कर रुक गया। मोटर बोट? इतनी रात को ये मोटर बोट यहाँ क्या कर रही है? लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं है। इसका इंजन अभी तक काफ़ी गर्म है, यानी मोटर बोट को यहाँ पर आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और इसमें जो कोई भी आया है वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ध्रुव का ख्याल सही था, मोटर बोट का सवार ज़्यादा दूर नहीं गया था। नाना चाकुन ना जाने कितनी सवारियां बदलकर राजनगर तक पहुंचा था। रामपाल, समुद्र तट की तरफ से कोई अजीबोगरीब आदमी आ रहा है, जरूर स्मगलर होगा। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए तो हमारी ड्यूटी समुद्र तट के पास लगाई जाती है। मुझे आभास हो गया है कि मेरे बाकी दोनों हिस्से अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, और जब तक वे आ नहीं जाते तब तक मैं अपना काम आगे बढ़ता नाना चाको ठिठक कर रुक गया। 2 परछाइयाँ उसका रास्ता रोके खड़ी थी। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तुमने ये अजीबो सी पोशाक क्यों पहन रखी है? कौन हो तुम? मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। रामपाल, मैं इसको कवर करता हूँ तो इसकी तलाशी ले। रामपाल आगे बढ़ा और एक हल्के से झापड़ से वापस अपनी जगह पर आ गिरा। चटाक! अगले ही पल बंदूकें तन गई और शोले हवा में उड़ने लगे।
सिर्फ हवा में। और उसके बाद दोनों पुलिस वालों को कुछ याद नहीं रहा। उनके शरीर हवा में लटक गए, पांव हवा में झूलने लगे और तिल तिल करके उनकी जान बाहर निकलने लगी। लेकिन जान बाहर नहीं निकल पाई। जरूर यही आदमी मोटरबोट में राजनगर आया है और ये पुलिस वालों पर हमला कर रहा है, यानी इसके इरादे नेक नहीं हैं। धाड़। सुपर कमांडो ध्रुव, इससे इतनी जल्दी मुलाकात हो गई। अच्छा हुआ इस मुसीबत को यहीं खत्म करने का मौका मिल गया। नाना चाकू के शरीर पर कब्जा करने का एक कारण इस लड़के को नाना चाकू के हाथों रास्ते से हटाना भी है। नाना चाकू के दिमाग पर जिस शैतानी ताकत का अधिकार था वो ध्रुव को पहचानती थी और वो ध्रुव की जानी दुश्मन भी थी। ध्रुव को कुछ पूछने तक का मौका नहीं मिला। ये ध्रुव की फुर्ती ही थी कि वार उसको पूरी तरह से नहीं लग पाया। ठड़ाक कड़क, वरना उसकी गर्दन टूटकर झुल गई होती। उस पोल की तरह। उसके एक ही वार ने पोल को टेढ़ा कर डाला। ये मामूली फाइटर नहीं है। बचने की एक ही सूरत है कि पहला बार मैं करूं। लेकिन पहला ही वार बेकार चला गया। धड़ाक। ये अपने कंधे पर लगे कपड़ों का इस्तेमाल पैराशूट की तरह कर रहा है और उनकी मदद से ये ग्लाइडर की तरह हवा में तैर सकता है। सबसे पहले इसकी इसी ताकत को खत्म करना होगा। ध्रुव के हाथ में बेल्ट में रखे हुए स्टार आ गए और नाना चाकू के लवादे में कई छेद हो गए। अब नाना चाकू हवा में तैर नहीं सकता था। ध्रुव ने नाना चाकू की एक ताकत को खत्म कर दिया था, लेकिन उसने नाना चाकू को दूसरी ताकत दिखाने पर मजबूर कर दिया। नान चाकू ये जबरदस्त खतरनाक हथियार होता है। इसका एक भी वार शरीर के किसी भी हड्डी को तोड़ सकता है और अगर ये खोपड़ी पर पड़ जाए तो खोपड़ी को बतासे की तरह तोड़ देगा। लेकिन मेरे जुपिटर सर्कस के गुरु जुबिस्को ने मुझे इसकी एक काट बताई थी और ये मैं आज तक नहीं भूला। और वो काट ये है कि नान चाकू को अपना वार करने दो और एंड टाइम पर उसके रास्ते से अलग हट जाओ। उसके बाद का काम आसान। ध्रुव का सारा ध्यान नान चाकू पर था, नाना चाकू पर नहीं। एक भीषण वार से उसकी आंखों के सामने सारा ब्रह्मांड नाच गया। तड़ाक। उसमें खड़े हो सकने की ताकत भी नहीं बची और अपनी जीत पर एक अट्ठास गूंज उठा। ये आवाज तो चंडकाल की है। हाँ मेरे जानी दुश्मन, और इस बार मैंने इस नाना चाकू के शरीर पर कब्जा किया है और ये जूडो कराटे का विशेषज्ञ एक भरपूर वार से स्टील की मोटी प्लेट में भी छेद कर सकता है। तेरी छाती में तो इसकी एक उंगली ही छेद कर देगी। लेकिन तुम्हारा मानस रूप तो खत्म हो गया था। महामानव ने तुमको खत्म कर दिया था। मानस रूप कभी खत्म नहीं होता लड़के। मेरा मानस रूप मरा नहीं था, कण कण होकर बिखर गया था। वे कण धीरे धीरे जुड़कर 3 अलग अलग स्थानों पर इकट्ठे हो गए थे। एक मानस रूप में मेरी चालाकी और मेरी ताकत थी और मानस रूप में उसी हिस्से ने नाना चाकू के शरीर पर कब्जा किया है। मेरे मानस रूप के बाकी दोनों हिस्से भी अब राजनगर पहुंचते ही होंगे और जब मेरे मानस रूप के तीनों हिस्से यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तब शुरू होगा मेरा महाअभियान, अपने शरीर और मस्तिष्क के साथ अपने पूरे मानस रूप को जोड़ने का। तुझे ये सब बताने में मुझे कोई हिचक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अब तू किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच सकता। धम। इसके एक घुसे ने सड़क में गहरा छेद कर दिया। मैं इसका मुकाबला करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चंडकाल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाऊँगा। अगर कोई नुकसान पहुँचा तो वो नाना चाकू जैसे महान फाइटर को ही पहुँचेगा। एक रास्ता समझ में आ रहा है, बीच का रास्ता। इसको मैं किसी जगह पर रोक के रखने की कोशिश करूं और इसी दौरान धनंजय को इस बात की खबर कर दूं। क्रंच। और इसको रोक कर रखने की सबसे अच्छी जगह है ये मेन हॉल। तड़ाक। एक जोरदार टक्कर से नाना चाकू अपना संतुलन खोकर खुले मेन हॉल में जा गिरा। किस्मत अच्छी है कि इस नई डिजाइन के मेन हॉल में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी है। अब नाना चाकू को बाहर आने में काफी समय लगेगा और तब तक मैं धनंजय को सतर्क।
अरे, मेरे स्टार ट्रांसमीटर पर डेंजर सिग्नल आ रहा है कमांडो हेडक्वार्टर से। पर क्यों? पिंग पिंग पिंग। खबर सचमुच गंभीर थी। कैप्टन, तुम कहाँ थे? हम तुमको काफी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है करीम, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? राजनगर की पूर्वी सीमा से एक जलजला शहर में घुस आया है। पुलिस भी उसे रोकने में नाकामयाब रही है। कैसा जलजला करीम? एक लड़की है, उसके लंबे लंबे दांत हैं और उसकी आंखों में पुतलियां है ही नहीं। उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं हो रहा। चंडकाल के मानस रूप का दूसरा हिस्सा, ये जरूर वही होगी। अब धनंजय के पास जाने का समय नहीं है, वरना उस दौरान वो लड़की आधा राजनगर तबाह कर देगी। वैसे भी अगर मैं उस लड़की को रोक लूं तो चंडकाल के तीनों मानस हिस्से एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और उसका महाअभियान फेल हो जाएगा। क्या बात है कैप्टन, तुम चुप क्यों हो गए? करीम, तुम मेरी मोटरसाइकिल लेकर मुझे होटल सेंटार के चौराहे पर मिलो, जल्दी। डन कैप्टन, 7 मिनट में मैं तुमको वहां पर मिलता हूँ। लेकिन इन 7 मिनटों में तो राजनगर का नक्शा ही बदल जाना था। ओह, हमारी गोलियां इससे टकराकर उछल रही है। आह! अलकिल तबाही का तूफान लेकर आगे बढ़ रही थी। पीछे हटो, हम इसको ऐसे रोक नहीं सकते। बेकार में जान गंवाने से कोई फायदा नहीं है। बड़ाम, अलकिल का रास्ता साफ होने लगा था, लेकिन उसके दिमाग में बैठा चंडकाल का दूसरा मानस भाग परेशान ही था। मुझे यहाँ पर पहुँचने में देर हो गई। मेरा पहला मानस भाग टोक्यो से यहाँ पर पहुँच चुका है। मुझे उसका आभास हो रहा है। इस लड़की को भी मैं चुपचाप राजनगर तक लाना चाहता था, लेकिन लगता है कि पुलिस को किसी तरह से खबर लग ही गई है। लेकिन अलकिल तो हवाई जहाज से आ रही थी। आखिर वो जहाज गया कहाँ? और उसे और इसे यहाँ पहुँचने में देर क्यों लगी? सब सवालों का जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा वक्त और। अभी तो पूरा माहौल दहकने वाला है, क्योंकि घटनास्थल पर आ पहुंची है चंडिका। इस मुसीबत को ध्रुव भैया के अलावा और कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी तक करीम का उससे संपर्क नहीं हो पाया था। धड़! उसने आने तक मुझे इसे रोकना होगा। उसके आने तक मुझे इसे रोकना होगा और इससे इस तबाही का कारण भी जानना होगा। गोलियां और गोले इसके अदृश्य कवच के पार नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे नाजुक लात घुसे किस गिनती में है? फिर भी मैं इसको वहां तो नहीं जाने दूंगी जहां पर यह जाना चाहती है। तड़ाक! आह! तेरी ये हिम्मत लड़की कि तुम मेरे पास आकर मुझ पर वार करे। आ आ मेरे पास आकर मुझे मार। चंडिका तीसरी बार अलकिल की तरफ लपकी और वो बाल बाल बची, क्योंकि उसने एन टाइम पर उस बम को फटते हुए देख लिया था जो अलकिल ने ठीक अपने सामने पटक दिया था। आ अब आकर अलकिल को मार। ओ माय गॉड, इसके गले से तो आदमियों जैसी मोटी आवाज निकल रही है, और ये क्रूरता भी आदमियों जैसे ही दिखा रहा है। अब मैं एक ही गोली से तेरी खोपड़ी को हवा कर दूंगी। गोली चंडिका की तरफ बढ़ी, निशाना अचूक था। टन! लेकिन गोली को बीच 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 से ही रास्ता बदलने को मजबूर होना पड़ा। कौन कौन हो तुम? मैं लोरी हूँ चंडिका। तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुमको पहचानती हूँ, और इसको भी। तू तू बच गई और मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई। जिन शक्तियों को तू साधना करता है, उन शक्तियों की मैं भी साधना करती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन शक्तियों का प्रयोग दुष्टता के लिए करता है और मैं भलाई के लिए। तुम इसको आदमी की तरह क्यों संबोधित कर रही हो? क्योंकि ये लड़की निर्दोष है। दोष उस शैतानी मानस रूप का है जिसने इसके दिमाग पर कब्जा किया हुआ है, और वो मानस रूप एक शैतान आदमी का है। शैतान आदमी का? बस, तो यही एक गलती कर गई लड़की। मैं आदमी ही तो नहीं हूं। अभी मेरी शक्ति सिर्फ 1/3 है, इसलिए तू मेरा सामना कर पा रही है, लेकिन तू अलकिल के बमों की झड़ी का सामना नहीं कर सकोगी। लोरी, बचो। बचने की जरूरत नहीं है चंडिका। मेरी मानसिक ऊर्जा इन धमाकों को आराम से ढक लेगी। अलकिल के दांत भींच गए और इस बार उसकी उंगली ट्रिगर पर दबती चली गई।
गोलियों को छकाना चंडिका को तो अच्छी तरह आता था, लेकिन लोरी को इसका कोई अनुभव नहीं था। छोटी छोटी गोलियों की बौछार को मानसिक किरणें से पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं था, मगर लोरी की किस्मत में अभी मौत भी नहीं लिखी थी। ध्रुव, तुम? हाँ, मैं चंडकाल। तुम मेरे बारे में जान गया, पर कैसे? नाना चाकू से। ओह, यानी तू नाना चाकू से मिल चुका है और फिर भी बचकर आ गया। शायद तेरी मौत अलकिल के हाथों ही लिखी थी। तुम जानते ही हो चंडकाल कि तुम्हारी ये कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि गोली और बमों को छकाना मुझे अच्छी तरह से आता है। इस बार नहीं लड़के, इस बार नहीं। इस बंदूक को मैं अपनी जादुई शक्ति दे रहा हूँ। अब इसकी नाल तुझ पर फिक्स हो चुकी है। तू जिधर भी जाएगा, जिधर भी आएगा, जिधर भी उछलेगा, ये नाल भी उधर ही अपने आप मुड़ जाएगी। बच सकता है तो बच ले सुपर कमांडो ध्रुव। तर 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 तर। ओह, सचमुच बंदूक की नाल तो मेरे साथ ही साथ दिशा बदल रही है। गोलियां एकदम मेरे करीब से निकल रही है। जल्दी कोई ना कोई गोली अपना निशाना ढूंढ ही लेगी। बचना संभव नहीं है, पलट कर वार करना ही होगा। चंडिका की फुर्ती और लोरी की शक्तियां भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगी। ये गोलियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना होगा। इससे पहले कि अलकिल के दिमाग में बैठा चंडकाल कुछ समझ पाता, ध्रुव हवा में उछलकर उसके पीछे पहुंच चुका था और गोलियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, चाहे उसको अपना रास्ता अलकिल का कंधा चीरकर बनाना पड़े। आह! एक ही जादुई शक्ति प्राप्त होने के कारण गोली ने अलकिल का अदृश्य कवच चीर डाला था। अलकिल का हाथ अब बंदूक चलाने के काबिल नहीं रह गया था। ओह, मुझ पर एक ही चीज असर कर सकती थी, मेरी ही जादुई गोलियां, और वही हुआ। तो एक बाजी जीत गया लड़के, लेकिन फिर भी तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अगर मैं इस लड़की को बेहोश कर दूं तो तेरा मानस रूप भी इससे कुछ नहीं करवा पाएगा, और वो मेरी पूरी जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर तेरे करीब ऐसा कोई नहीं है जिसके दिमाग पर तू कब्जा कर सके। लोरी और चंडिका की इच्छा शक्ति भी मेरे जैसा ही तेज है। तू अलकिल को कभी बेहोश नहीं कर पाएगा, ये मेरे जादुई कवच में सुरक्षित है। तेरा कोई भी वार इस तक पहुंच नहीं पाएगा। मेरे पास हर मुसीबत की काट रहती है चंडकाल। तेरे कवच से अलकिल को बाहर निकालेगा ये स्प्रे पेंट, जो मैंने गिरते वक्त पेंट की उस दुकान से उठा लिया था। स्प्रे की फुहार अदृश्य कवच पर जमा होनी शुरू हो गई और कुछ ही पलों में पूरा कवच पेंट से ढक चुका था। अलकिल को अब कुछ दिखाई नहीं पड़ सकता था, तब तक जब तक वो अदृश्य कवच से बाहर नहीं आ जाती। चंडिका को इसी पल का बेसब्री से इंतजार था। तड़ाक! एक ही बार में अलकिल होश खो बैठी। वाह, आखिरकार चंडकाल को हमने रोक ही लिया। अब चंडकाल के तीनों मानस भाग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोरी, अरे यानी तुम भी लोरी को जानते हो ध्रुव, और ये मुझे जानती है, फिर मैं इसे क्यों नहीं जानती? ध्रुव ने शीघ्रता से चंडिका को लोरी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब बताओ लोरी कि तुम इस चक्कर में कैसे फंस गई? चक्कर तब शुरू हुआ ध्रुव, जब मैं कुछ ठंडी हवा खाने रात के वक्त किले से बाहर निकली। एक हवाई जहाज की घरघराहट ने मेरा ध्यान को तुरंत खींच लिया। हवाई जहाज मामूली सा था, लेकिन उसके अंदर से एक भीषण शैतानी ताकत के कंपन मुझ तक पहुंच रहे थे। बगैर कुछ सोचे मेरा मस्तिष्क उस प्लेन पर केंद्रित हो गया। मेरे मानसिक किरण ने उस प्लेन को अपंग कर दिया और प्लेन एक कर्णभेदी धमाके के साथ रेतीली जमीन पर आ गिरा। मैं समझी कि वो शैतान नष्ट हो गई है, लेकिन तभी प्लेन के मलबे से यही लड़की बाहर निकली, अपने अदृश्य कवच में सुरक्षित। मैंने उसको मानसिक ऊर्जा के बंधन में जकड़ना चाहा, लेकिन वो बंधन इसको जकड़ नहीं सका। तभी मुझको आभास हुआ कि ये लड़की दुष्ट नहीं है, इसके मस्तिष्क पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। ये सोचकर मैं पल भर को रुक गई, लेकिन ये लड़की नहीं रुकी। मुझे चोट तो ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन मैं होश खो बैठी। मुझे होश आने तक ये भाग चुकी थी। अपने मानसिक तरंगों से मैंने इसका पीछा किया और यहाँ तक आ पहुँचा।
खैर, अभी तुम दोनों इस पर नजर रखो और किसी को भी इसके पास मत आने देना। तब तक मैं धनंजय को लेकर आता हूँ। वो इसे पकड़ कर रखने का कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेगा। लेकिन तभी हर्रार, नाना चाकू यानी चंडकाल का पहला मानस भाग। हाँ लड़के, तुमने मुझे गटर में गिराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अपने दूसरे भाग यानी अलकिल को ढूंढता हुआ गटर गटर के रास्ते ही चुपचाप यहाँ पहुँच गया, वरना मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए ना जाने कितनी रुकावटों का सामना करना पड़ता। अब मेरे दो मानस भाग मिलकर एक हो जाएंगे। अब मुझे सिर्फ अपने तीसरे मानस हिस्से का इंतजार है और उसके बाद चंडकाल वापस आएगा। उफ, इस संभावना पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। नाना चाकू अब गटर की सुरंगों से होता हुआ कहीं पर भी पहुंच सकता है, लेकिन वो अभी जाएगा कहाँ? कहीं भी जाए, लेकिन अब अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है धनंजय को इस घटना से अवगत कराना। करीम, कैप्टन हियर, ध्यान से सुनो। मुझे कुछ चीज़ें तुरंत चाहिए, नोट करो। बोलो कैप्टन। और लगभग 15 मिनट बाद नाना चाकू के शरीर में बैठा चंडकाल चाहे इस वक्त कहीं पर भी हो, लेकिन आखिरकार आएगा यहीं पर, क्योंकि स्वर्ण नगरी तक जाने का रास्ता यहीं से है। तुम लोग यहाँ पर रुक कर नजर रखो और अगर नाना चाकू नजर आ जाए तो उसे रोकने की कोशिश करना। वैसे मैं धनंजय को लेकर अभी वापस आता। नाना चाकू पहले ही उस जगह पर पहुंच चुका था। छप छप, लेकिन वो स्वर्ण नगरी की तरफ नहीं बढ़ रहा था। ध्रुव तेजी से नाना चाकू की तरफ बढ़ा, लेकिन एक धमाके ने उसको बीच में ही रोक लिया। बड़ाम! चंडकाल का तीसरा मानस भाग यानी डाइबिल घटनास्थल पर पहुंच चुका था। सुपर कमांडो ध्रुव, तो अब मेरे तीनों मानस भागों को मिलने से रोक नहीं पाएगा। बड़ाम! नाना चाकू के बोलने से यह साफ हो गया है कि इस बैटलशिप में चंडकाल का तीसरा मानस भाग है और ये मुझे नाना चाकू तक पहुंचने से रोकने के लिए डेप्थ चार्ज बमों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये बम 20 मीटर की गहराई तक ही असर करते हैं, यानी मैं समुद्र के अंदर जाकर नाना चाकू का पीछा कर सकता हूँ। ध्रुव ने नाना चाकू को बैटलशिप के ठीक पहले ही दर्द दबोचा। ओह, तू अपनी मौत को बुलाने से बाज नहीं आएगा। वैसे तो मैं इस समय तुझे अपने एक ही मांत्रिक वार से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा मुकाबला स्वर्ण नगरी के देवों से होना है, इसलिए मैं अपनी सारी शक्तियाँ बचाकर रखना चाहता हूँ। वैसे भी नाना चाकू की शारीरिक शक्ति ही तेरी खोपड़ी का चूरा बना देने के लिए काफ़ी है। धड़चाक! नाना चाकू के घातक हाथ बैटलशिप की स्टील की चादरों में छेद करते जा रहे थे और ध्रुव के सामने चंडकाल की असलियत भी खुल रही थी। ये साफ झूठ बोल रहा है। अगर ये मुझे मांत्रिक शक्तियों से खत्म कर सकता तो कब का कर चुका होता। इसकी सारी घातक मांत्रिक शक्तियाँ इसके तीसरे मानस भाग के पास है और वो मानस भाग अभी बैटलशिप पर है। इसको तो मैं पानी पिला पिला कर मारूंगा। डाइबिल यानी कि चंडकाल का तीसरा मानस भाग बेचैन था। कहाँ गया वो नाना चाकू? अब मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे अपने शरीर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है, अब इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो। धाड़! लेकिन गड़बड़ तो शुरू हो चुकी थी। कौन है रे तू छोकरी? चंडिका, मिस्टर चंडकाल, जो भी है तू, लेकिन तूने मेरे सामने आकर एक गलती की है, अपनी जिंदगी की आखिरी गलती। अब मरते मरते देख ले मेरे मंत्र की शक्ति। फूं! चंडिका को खाक कर देने के लिए आगे लपकता दहा चंडिका को खाक कर देने के लिए आगे लपकता दहकता लावा बीच रास्ते में ही मुड़ गया। ये क्या? ये है तुम्हारे मंत्रों की काट चंडकाल, ब्रह्म षटकोण, तुम्हारे सारे मंत्रों को खींचकर नष्ट कर देने वाला यंत्र। तू यहाँ भी आ गई, लेकिन तुमको इस ब्रह्म षटकोण के बारे में कैसे पता चला? मैंने अपना जीवन इसी कला को सीखने में लगाया है, मंत्र को काटने वाला यंत्र बनाने की कला में। धम! अब मुझे दिखा चंडकाल कि बगैर मंत्रों के तेरे में कितनी ताकत है। अब तेरी वो पिटाई होगी कि तू अपनी पिछली सारी पिटाइयाँ भूल जाएगा। धाड़! रुक जा लड़की, वरना मैं इस न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर का बटन दबा दूंगा। अरे जा,
धमकी देना किसी और को। इसको दबाएगा तो तू भी खत्म हो जाएगा और वो नाना चाकू भी। फिर तू, अरे अरे सिर्फ टेढ़ी क्यों हो रही है? कारण साफ था, नाना चाकू के द्वारा किए गए छेदों से पानी तेजी से सीप के अंदर भर रहा था। घर बैटल सीप डूब रही थी। कुछ पलों में सारा पानी झाग से भर गया। कुछ भी कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था और इन्हें कुछ पलों के दौरान चंडकाल को वो मौका मिल गया जिसका उसे बेसब्री से तलाश थी। नाना चाकू अब डाइबिल से इतना पास आ चुका था कि दोनों मानस हिस्से आपस में एक हो सके। अब चंडकाल का पूरा मानस रूप डाइबिल के शरीर में था। धीरे धीरे झाग शांत हुआ और स्थिति तेजी से साफ होने लगी। ये तो नाना चाकू है और इसके चेहरे पर पहले जैसे छाई हुई शैतानियत एकदम गायब है। यानी हाँ लड़के, यानी चंडकाल कामयाब हो गया है। नाना चाकू के शरीर वाले मेरे दोनों मानस भाग अब इस डाइबिल के शरीर में आ चुके हैं। मेरा मानस रूप संपूर्ण हो गया है। अब मुझे अपने महाअभियान का आखिरी चरण पूरा करना है, जिसके लिए मैंने इस गोताखोर डाइबिल के शरीर पर कब्जा किया है, और वो है गोता लगाकर स्वर्ण नगरी तक पहुंचना। ओह, तुम लोग नाना चाको को लेकर किनारे की तरफ चलो, मैं इस शैतान को रोकता हूँ। इस ब्रह्म षटकोण को अपने शरीर से चिपका लो ध्रुव, ये कम से कम थोड़ी देर तक चंडकाल के मांत्रिक वारों को रोक लेगा। ठीक है लोरी, तुम लोग चलो, सावधानी से जाना ध्रुव। कुछ ही पलों बाद ध्रुव डाइबिल के पीछे था। ये लड़का तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये काफी तेजी से मेरे पीछे आ रहा है। ऐसे तो ये मुझसे पहले स्वर्ण नगरी पहुंच जाएगा और ऐसा होने से मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। डाइबिल ने हाथ उठाया और सारा पानी उबल उठा। लेकिन चूंकि ये मंत्र का असर था, इसलिए ब्रह्म षटकोण ने ध्रुव पर इसका प्रभाव नहीं होने दिया। पर ब्रह्म षटकोण के ऊपर धीरे धीरे जोर पड़ रहा था और ध्रुव धीरे धीरे डाइबिल के और पास आता जा रहा था। स्वर्ण नगरी भी अब ज्यादा दूर नहीं थी। खौलता पानी इस पर असर नहीं डाल रहा है। अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा और मैं इस पानी को ऐसे एसिड में बदल देता हूँ जो पत्थर को भी पल भर में गला सकता है। ध्रुव के चारों तरफ का पानी एक तेज एसिड में परिवर्तित हो गया। संपर्क में आई मछलियों के शरीर पलक झपकते गल गए। ओह, इस यंत्र पर जोर पड़ रहा है। ये चंडकाल की शक्तियों को ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि मेरा ये कवच टूट जाए, मुझे चंडकाल को बेबस करना होगा और चंडकाल को बेबस करने का सीधा रास्ता है इस गोताखोर को बेबस कर देना। डाइबिल के बेबस होते ही चंडकाल का जादू टूट गया और एसिड वापस पानी में परिवर्तित हो गया। एक कड़कड़ाहट के साथ ब्रह्म षटकोण टूट गया। साथ ही साथ डाइबिल का भी दम घुटने लगा। उसके दिमाग पर बेहोशी छाने लगी। चंडकाल बौखला उठा। ये बेहोश हो रहा है और साथ ही साथ मेरी शक्तियां भी छिन हो रही है। मैं इसको अदृश्य कवच भी नहीं पहना पा रहा हूँ। अब एक ही रास्ता है, मुझे अपनी सारी की सारी शक्तियों का हर कतरा समेटना होगा। और अगर मैं अपने शरीर के पास नहीं जा पा रहा हूँ तो मुझे अपने शरीर को यहाँ पर बुलाना होगा। चंडकाल के मानस रूप ने अपनी शक्ति की हर बूंद समेटी और उसकी आंखें दहक उठी और स्वर्ण नगरी के वासियों ने एक भयानक दृश्य देखा। चंडकाल का शरीर सोने की दीवारों को ताश के पत्तों की तरह ढाता हुआ अपने मंजिल की तरफ बढ़ चला। एक बेआवाज धमाके के कंपनों से समुद्र की छाती कांप उठी और जब ये कंपन रुके तो दुनिया कांप उठी। मैं फिर से एक आजाद राक्षस हो गया। अब मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता। तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारना तो चाहता हूँ लड़के, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि स्वर्ण नगरी के देव मेरे पीछे अब आते ही होंगे। लेकिन याद रख, जब भी मैं वापस आऊँगा तो मेरा पहला शिकार तू ही होगा। तब तक अपनी बची जिंदगी जी ले। रोशनी के एक झमाके के साथ चंडकाल गायब हो गया। डाइबिल को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाने के बाद, ये सब क्या चक्कर था ध्रुव? मैंने तुमको पहले ही सतर्क किया था धनंजय कि चंडकाल के शरीर को खुले में मत रखो, लेकिन तुम नहीं माने। आखिरकार होकर ही रही ना चंडकाल की वापसी।
अब जब वो वापस आएगा तो विनाश का कौन सा नमूना देखने को मिलेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।